देखिए, आजम खान साहब की नीतियों के हम विरोधी रहे हैं और उसके कई जेन्युइन वजह भी हैं। आजम खान साहब को इसलिए जेल नहीं भेजा गया है कि उनके ऊपर कोई वास्तव में कोई इस तरह का आरोप है। आजम खान साहब ने बहुत सारे अनैतिक या भ्रष्टाचार वाले काम किए होंगे तो जांच का विषय है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी तो नहीं की। तो उनको जानबूझ करके द्वेष की भावना के तहत फंसाया गया है और सिर्फ उन्हीं को नहीं फंसाया गया है, जो भी आप देखेंगे माइनॉरिटी के जिस भी क्षेत्र से आने वाले लोग हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो कफील की तरह, चाहे छात्र नेता हो, उनको फंसाया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये जो एक ओवरऑल जो ड्राइव है मुसलमानों की आवाज़ को ख़त्म करने का, कमज़ोर करने का, उसी के तहत उनको भी शिकार बनाया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बदले की भावना के तहत किसी के खिलाफ भी अगर कोई बदले की भावना के तहत किसी को फंसाया जा रहा है तो हम नैतिक तौर पे उनके साथ खड़े होने की पोजीशन लेंगे, ये मेरा मानना है। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। समाजवादी पार्टी उनके मुद्दे पे चुप है। ये समाजवादी पार्टी को क्लेरिफाई करना चाहिए मुस्लिम समाज के बीच में, जो सबसे बड़ा उनका वोटर तबका है, कि वो इस मुद्दे पे क्यों चुप है। मेरा मानना है कि इसकी चुप्पी की एक बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी की जो वैचारिकी है, उसकी जो कार्यशैली है, ये आरएसएस से बहुत करीब है। क्योंकि अगर मुलायम सिंह जी संसद के अंदर ये बात कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उसका प्रधानमंत्री बनने का ही तक मतलब नहीं होता है। उसका मतलब ये भी होता है कि जब आजम खान जेल जाएंगे तो आपको चुप रहना पड़ेगा। जब आजमगढ़, जहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहाँ पे अगर CA/NRC का विरोध कर रही महिलाओं के ऊपर पुलिस आंसू गैस चलाएगी, लाठी चार्ज करेगी, तब आपको उस पर चुप रहना पड़ेगा। तो मुलायम सिंह जी ने जो संदेश देने की कोशिश की थी पार्लियामेंट के अंदर अपने स्पीच में, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। उसका मतलब ये भी था कि जब मुसलमानों पे हमला होगा तो चुप रहना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन जाए और आप आजम खान के लिए भी आंदोलन करें, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। समाजवादी पार्टी का जो पूरा चरित्र है वो आरएसएस से बहुत मेल खाता है। ये आरएसएस और बीजेपी की जो आत्मा है, उसके जो सुरक्षा कवच हैं, इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। आज मैं यहाँ पे अंसारी बिरादरी के लोगों से बात कर रहा था। जहाँ भी जाता हूँ सैफी लोगों से बात करता हूँ, सलमानी लोगों से मिलता हूँ, इदरीसी लोगों से मिलता हूँ। ये सभी मुसलमानों में ओबीसी तबके से आते हैं, लेकिन उनको भी ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग सिपाही भर्ती में क्यों दिख रहे थे। इदरीसी, सलमानी, कुरैशी, हिश्ती, अब्बासी, मेवाती क्यों नहीं दिख रहा। तो इन्होंने मुसलमानों को राजनीति से, पावर से, रिप्रेजेंटेशन से जो दूर करने की जो आरएसएस की रणनीति रही है, उस रणनीति पे समाजवादी पार्टी ने अब तक काम किया है और उसका अब रोल भी खत्म हो गया। इसीलिए उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का जो अपना जातिगत वोट बैंक था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के में समा गया है, भाग गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि 2014 में जब चुनाव होता है तो मुलायम सिंह जी को आजमगढ़ जाना पड़ता है, या 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना कोर वोट था वो भाग गया है भाजपा में, और इनको अगर जीतना है तो इनको मुसलमानों के बीच जाना होगा। और ये बात अब मुसलमान भी समझ गया है कि ये इनका अपना वोट अगर इनके साथ होता तो बदायूं में समाजवादी पार्टी कैसे हार जाती, धर्मेंद्र जी कैसे हार जाते, या कन्नौज में कैसे हार जाते हैं आप। इसका मतलब ये है कि आपका वोट बैंक आपसे भाग चुका है और इस बात को मुसलमान भी समझ चुका है। दूसरी चीज जो मुसलमान अब समझ रहा है, वो देख रहा है कि जहां जहां भी मुसलमान प्रत्याशी रहा इस गठबंधन के तहत और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यादव प्रत्याशी लड़े, वहां पे इनका वोट ट्रांसफर हुआ है। नदीम जावेद साहब कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अखिल भारतीय चेयरमैन हैं। उनकी सीट पे चुनाव प्रचार करने
जाना था मुलायम सिंह जी को भी, अखिलेश यादव जी को भी, लेकिन इन्होंने उसको टाल दिया, अंत तक झांसे में रखे रहे और नहीं गए। एक संदेश था कि वहाँ के लोगों को किसको वोट करना था। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के की सीट वो निकल गई, तो यादव जी वहाँ से लड़ रहे थे। तो मुसलमान ये भी अब देख रहा है कि 30 साल तक हमसे वोट लेकर के, हमसे नोट लेकर के आप राजनीति में आगे बढ़ते गए और आपने हमको क्या दिया? आपने हमको हर मुद्दे पे अपनी चुप्पी दी, चाहे वो CA/NRC का मसला हो, चाहे वो 370 का मसला हो। CA/NRC के मसले पे जहाँ जहाँ हिंसा हुई, चाहे वो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र ही क्यों नहीं हो, वहाँ पे प्रियंका गांधी जाकर के मिलती हैं। और लखनऊ के अंदर घंटा घर में 2 महीना तक मुस्लिम महिलाएं बैठी रही CA/NRC के खिलाफ। वहाँ पे अखिलेश यादव जी की बेटी एक दिन चली गई, उनका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा, तो अखिलेश यादव जी के तरफ से तुरंत स्पष्टीकरण आ गया कि हमारी बेटी उस आंदोलन के समर्थन में नहीं गई है, वो वहाँ पे घूमने गई है। आप वोट लेते हैं 19% वाले मुस्लिम आबादी से, और मुस्लिम महिलाएं अगर वहाँ धरने पे बैठी हैं, तो आपके अंदर ये नैतिक साहस क्यों नहीं है अखिलेश यादव जी कि खुल करके कह सके कि आप उस आंदोलन में समर्थन देने गए हैं, आपके परिवार के लोग या आप? ये सवाल भी मुसलमान अब देख रहा है, मुसलमान समझ रहा है। इसीलिए जैसे जैसे प्रियंका गांधी की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी के ज़्यादा करीब होती दिख रही है। ये भी गौर करने वाली एक बात होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि 2 दिन पहले यानी परसों उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव अवनीश अवस्थी जी का एक बयान आया है, और उन्होंने एक आंकड़ा रखा है जो काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला है किसी भी सभ्य समाज के लिए। उन्होंने बताया है कि कुल 139 लोगों पे NSA लगाया गया है टिल 19 अगस्त तक। इन 139 में से 76 वो लोग हैं जिनके ऊपर गौकशी का आरोप लगा है। इसमें से भी 32 ऐसे केसेज हैं जिसमें पुलिस ने FIR लगा दिया और पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। इनमें से 13 ऐसे लोग हैं जिन्होंने CA/NRC के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया, उनके ऊपर भी NSA लगा हुआ है। कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 4000 लोगों को गौकशी के मामले में पकड़ा है। उसमें से 1742 लोगों पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया है और 2384 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। इसके खुद गृह सचिव के बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में, जो कि इस समय पूरे देश में महिला विरोधी हिंसा के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है, सिर्फ 6 ऐसे मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं, सिर्फ 6 लोगों के ऊपर NSA लगाया गया। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी सभ्य समाज के लिए, क्योंकि इससे सरकार की प्राथमिकता, प्रायोरिटी तय होती है। महिला विरोधी हिंसा जो रोज हो रही है, उसके खिलाफ सिर्फ 6 अपराधियों पे NSA के तहत मुकदमा लगाना और थोक के भाव में गौकशी के मामले में लोगों के ऊपर NSA लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, गैंगस्टर लगाना, यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक खास समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए एक ऐसी नीति पे काम कर रही है जो कहीं से भी जायज़ नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए जायज़ नहीं है। और ये उस मुख्यमंत्री के तरफ से किया जा रहा है जो खुद भी दर्जनों संगीन अपराध के मामलों में आरोपी रहे हैं। योगी जी पूरे देश में, दुनिया के बाहर का मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस मुल्क के एक वाहिद ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने ऊपर जो मुकदमे थे उनको हटाया और आज वो बेगुनाह लोगों को जेलों में भेज रहे हैं। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर कफील को, जिनकी रिहाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने 15 दिनों का लंबा अभियान चलाया था, उनको छोड़ते हुए चीफ जस्टिस का ये टिप्पणी है 47 पेज के फैसले में कि उनके परिवार को जानबूझ करके राज्य प्रायोजित हैरेसमेंट, स्टेट मशीनरी द्वारा हैरेस किया गया, उनके ऊपर NSA गलत लगाया गया। ये एक
जो टिप्पणी थी अदालत की वो सरकार के लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए थी और इनडिस्क्रिमिनेटली जो वो NSA लगा रहे हैं उस पर वो रोक लगाते हैं। लेकिन बावजूद हम देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी का ये बयान आता है और इसको गर्व के साथ बता रहे हैं कि हमने महिला हिंसा के खिलाफ तो सिर्फ 6 लोगों पर NSA लगाया है, लेकिन गौकशी के नाम पे हमने 2000 लोगों के ऊपर NSA लगाया, जो साबित करता है कि सरकार की प्रायोरिटी एक खास बिरादरी को गौकशी के नाम पे फंसाने का है। ये बात मीडिया के सामने लाना इसलिए जरूरी है, आपके संज्ञान में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समाज को खबर देते हैं, उसकी चेतना को जगाते हैं। आपसे निवेदन है कि इस मसले पे आप प्रशासन से बात करेंगे। दूसरी जो बात है जो और भी शर्मनाक है वो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार, इस योगी सरकार के अंदर भारत दुनिया के टॉप 5 बीफ निर्यातक देशों की कड़ी में शामिल हो जाता है। आखिर ये कैसे है कि आप एक तरफ गौ रक्षा की बात करते हैं और आपके सरकार में ही गौ मांस के निर्यात में भारत जो है लगातार छलांग मार रहा है और आप लगातार इसमें गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। योगी जी को चाहिए कि बेगुनाह मुसलमानों को गौकशी में फंसाने के बजाय अपने ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, जिनका इमेज, जिनकी छवि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गौ तस्कर की है, उनके कैबिनेट में ठीक उनके नीचे काम करने वाले एक साहब, उनके क्षेत्र में चले जाइएगा फूलपुर में, वहां पे नारा लगता है केशव नहीं कसाई है, अतीक का भाई है। गौ तस्करी में आपके लोग शामिल हैं और ये सब लोग जानते हैं, पुलिस भी जानती है, जनता नारा लगा रही है और आप फंसा रहे हैं बेगुनाह लोगों को। ये एक बड़ा मसला है जिसपे हमें लगता है कि तमाम विपक्ष की पार्टियों को आकर के बोलना चाहिए। खासतौर से जो लोग वैचारिक तौर पे मानते हैं कि बीजेपी एक फासिस्ट पार्टी है, उनको जरूर बोलना चाहिए। इसलिए भी बोलना जरूरी है कि मैं खुद अभी जेल में रह के आया, मैंने देखा जेल में छोटे छोटे अपराधों में अगर आपने कोई लड़का जेब काटने में भी एक बार जेल गया है तो दोबारा सरकार उसके ऊपर NSA और गैंगस्टर लगा के भेज रही है और वो सभी लड़के मुसलमान। यानी अगर एक मुसलमान जेब भी काटा है तो दोबारा आप उसके ऊपर गैंगस्टर लगा रहे हैं, जबकि गैंगस्टर पर कानून ये कहता है कि आपके गैंग में न्यूनतम 5 लोग होना चाहिए। एक लड़का जेब काट रहा है, दूसरा साथी भी नहीं है कि उसका वो जो जेब काटा है उसको वो बांट सके, अकेला है, आप उसको गैंगस्टर में भेज रहे हैं। क्या पॉलिसी है आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो नौजवान लोग हैं उनको क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? इसी सरकार में दाऊद इब्राहिम के पूर्व शूटर को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वो MLC बनते हैं। आप उनका नाम नोट कर सकते हैं, उनका नाम ब्रिजेश सिंह है और ब्रिजेश सिंह दाऊद इब्राहिम जे शूटआउट कांड लिखिए आप, नेट पे आपको मिल जाएगा। दाऊद इब्राहिम के लिए ये गोली चलाने का काम करते थे, ये तो डॉक्यूमेंट में दर्ज है और वो आदमी को आप संरक्षण दिए हुए हैं, उनको आप विधान परिषद में लेकर के आते हैं और जो छोटे छोटे पेटी क्रिमिनल्स हैं जो किसी मजबूरी के तहत भी अपराध कर रहे हैं उनको आप जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक अपराध का राज चल रहा है और इस अपराध का जो राज चल रहा है इसका सरगना का नाम है योगी आदित्यनाथ, जिसका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, जो 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमों के अपराधी रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का तंत्र का इस्तेमाल अपने गुंडा गिरोह की तरह कर रहे हैं। उनके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि अपने ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उनको वो फेस कर सके। मुकदमों से बहुत डरते हैं, इसीलिए अगर 7 दिन जेल में रहते हैं तो जाकर के पार्लियामेंट के अंदर रोते हैं और जो विपक्ष के जेन्युइन लोग हैं, जो जनता के जेन्युइन सवाल उठाते हैं, उनको वो जेल में भेजने का काम करते हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू जी को 31 दिन तक जेल में भेजा गया, खुद मुझे 17 दिन तक जेल में रखा गया। कल हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों को और पार्टी के एक सचिव को, कुल 5 लोगों को
जो किट खरीद में जो घोटाला हुआ है कोरोना का, उसमें प्रोटेस्ट करने की वजह से हमारे 5 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कल जेल भेजा गया। तो आप एक तरफ अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो कोरोना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर कोई कर रहा है तो उसको आप जेल भेज रहे हैं। सवाल ये भी है कि जेल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही क्यों जा रहे हैं जिनके 7 विधायक हैं? आखिर क्या वजह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के लोग जेल नहीं भेजे जा रहे हैं? कहीं कोई घटना होती है, हमारे नेता जाते हैं तो रोक दिया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रशस्त किया जाता है, पुलिस की सुरक्षा में उनको पीड़ित से मिलने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही है, ये सवाल आप लोगों के लिए भी है कि एक खास पार्टी जो भी बहुत कमजोर है संख्या के बल पे, उसके नेताओं को लगातार सरकार प्रताड़ित कर रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल जिनके 46 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लगातार संरक्षण दिया जा रहा है, उनके किसी भी नेता को जेल नहीं भेजा जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि 2022 में जो चुनाव होना है उसका अभी से पटकथा लिख दिया गया है और चुनाव से पहले ही क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलायंस हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे चर्चा किया जाना चाहिए। शुक्रिया।